हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं वो डिस्कस करने वाले, साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको पीवाईक्यूज पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली आपको यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा पीवाईक्यू के भी, जो आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक एक तरीके से एक आपको आइडिया मिल पाए कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो वो हम यहाँ पे करने वाले पीवाईक्यूज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में मतलब हमारा यहाँ पे पीवाईक्यू सेशंस रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज हम उस पर्टिकुलर पार्ट में हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसी वीडियो में ही आपको ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चंस की, तो वो भी आप वहाँ पे ज्वाइन करके कर सकते हो, ठीक है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर ली है ग्रेविटेशन चैप्टर की, और इस वीडियो में हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे चलते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलता है पेज 134 पे। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने यहाँ पे पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेसिकली आपको ये बोलता है कि हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ये ए है, एक बी ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पे एक सी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, आपको यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में अगर आपको बताना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ए जो ऑब्जेक्ट है ना वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। साथ ही साथ सी की तरफ भी सी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि अगर आप यहाँ पे कितने भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, आप यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट लेते या तीन ऑब्जेक्ट लेते, जितने भी ऑब्जेक्ट लेते, तो हर एक ऑब्जेक्ट ना हर एक को अट्रैक्ट करता है अपने सिवाय, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पे हमने तीन ऑब्जेक्ट लिए, तो जब हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए बात करेंगे ना, आप ए को हटा के आपके पास कितने और ऑब्जेक्ट बचे हैं, एक बी बचा है और एक सी बचा है। तो ए जो होगा वो बी को भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, सी को भी अट्रैक्ट करेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को हटा के आपके पास कौन से ऑब्जेक्ट बचे हैं, ए बचा है और सी बचा है। तो बी जो होगा वो ए को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सी को भी करेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन सी फोर्स की हेल्प से यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो उस फोर्स का आपका यहाँ पे नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उस फोर्स का क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोर्स के हेल्प से ही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और फिर आपका अगला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, जो ये फोर्स लग रही है ना, ये बेसिकली आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब लगती है। देखो यहाँ पे जब मैंने बोला ना कि हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो वन बाय वन कर रहा है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जब भी लेके चलेंगे यहाँ पे, तो जैसे इसने पहले ए और बी, ठीक है, फिर ए और सी, मतलब यहाँ पे एक साथ नहीं लेना है कि ए बी और सी एक साथ नहीं लेना है, पहले ए बी ले लो या फिर ए सी ले लो। तो हमेशा दो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ना हम हमेशा एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो ये है आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी, कैपिटल जी होता है आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। फिर कैपिटल एम हम लोग मान लेते हैं इसका वेट है, और स्मॉल एम आपका इसका वेट है, ठीक है। तो एम इंटू एम और अपॉन यहाँ पे मान लेते हैं हम इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, जो आपका यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दी टू मासेस। जो आपके ऑब्जेक्ट के जो भी मासेस है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल रहे, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स। तो जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो आपका जो मासेस का प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करेगा, या फिर जब आप यहाँ पे मास के प्रोडक्ट बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब आप m इंटू एम को इंक्रीज करोगे तब आपका यहाँ पे फोर्स इंक्रीज होगा। या फिर इसी को आप लिख सकते हो, जब आप फोर्स को इंक्रीज करोगे तब आपका यहाँ पे m इंटू एम जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मासेज है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के, वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, आपका जो f होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे f होता है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर से, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम लेके चल रहे हैं ए और बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ए और बी हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो आपके यहाँ पे फोर्स लग रही है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मासेस है उनके प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है।
फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो भी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होगा आपके यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है आपको, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रेविटेशन चैप्टर से, और ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये तो आपको यहाँ पे याद रखना ही रखना है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब ये आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाना है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का, एक अर्थ के बीच में और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने जो ले रखा है वो है आपके अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि हम लोग यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग मान के चलते हैं। हमारा यहाँ पे जो अर्थ और अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके बीच में क्या है, वो हम यहाँ पे मान लेते हैं एफ है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रखा है जो आपका अर्थ पे रखा हुआ है, उसका जो मास है, ठीक है, उसका हम लोग मास ले लेते हैं स्मॉल एम। और जो आपका अर्थ है तो अर्थ का हम लोग यहाँ पे मास जो ले लेते हैं वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कैपिटल एम, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे हो गई, ये दो चीजें हो गई। पहला तो आपको फोर्स पता चल गया और ये मास पता चल गए, ठीक है। फिर अगली चीज हम यहाँ पे ले लेते हैं जो आपका यहाँ पे अर्थ का बेसिकली यहाँ पे जो रेडियस है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये हम रेडियस क्यों क्यों बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो हमने यहाँ पे थ्योरी में ना दो चीज़ें पढ़ी थी। पहली हमने यहाँ पे क्या पढ़ रखा था कि अगर हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे ही है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये सरफेस है अर्थ का और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर अर्थ के सरफेस पे ही आपका ये ऑब्जेक्ट आता है तो जो डी हम लोग ले रहे हैं ना बेसिकली डिस्टेंस के लिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी मान के चल रहे हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। तो इसको ही हम लोग आर बना देते हैं, ठीक है। मतलब आर क्या होता है, आपका अर्थ का रेडियस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। पहला तो आपका यहाँ पे ये हो गया। दूसरा आपका हो गया, अगर मान लो ये आपका अर्थ है और अर्थ के बहुत ज़्यादा ही पास आपका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में भी जो आपका डी होगा ना वो भी आपका यहाँ पे कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल आर क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो हम यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका सरफेस पे अर्थ के, तो जब सरफेस पे अर्थ के तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे ना वो हम यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस ले रहे हैं बेसिकली यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो हम यहाँ पे डी लेके चलते थे, अब हम उसको यहाँ पे क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी वाले जो हमने यहाँ पे पिछला वीडियो किया था उसमें। अब उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, एक तो हो गया आपका यहाँ पे एफ इक्वल्स टू, ठीक है, आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो आपका एफ हो गया, ये आपका फोर्स हो गया। फिर कैपिटल जी आपका वही यूनिवर्सल लॉ जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फिर कैपिटल एम जो आपका अर्थ का मास है, इनटू स्मॉल एम जो आपका ऑब्जेक्ट का मास है, और अपॉन में आप यहाँ पे लगा दोगे आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका है रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ये खासकर ये दो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, ठीक है, ये भूलना नहीं है आपको। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे है तो जो आप यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हो ना दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, उसको आप कैपिटल आर ले सकते हो, जो कि आपका हो जाएगा अर्थ का रेडियस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। नाउ अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज पे आपको दे रखे हैं यहाँ पे, जिसका पेज नंबर है 136। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे दो और एग्जांपल दे रखे हैं, तो इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू अ ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे यू तो हो गया आपका जीरो, टी आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। जी आपको यहाँ पे दे रखा है, हमें मान के चलना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको यहाँ पे अब देखो पहले में आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब आपको यहाँ पे पहले वाले में आपको v बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो देखो अब यहाँ पे हमने ऊपर ये सब लॉज आपके जो इक्वेशंस है बेसिकली ये हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर रखी थी। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपली लगा दो जो जो आपको यहाँ पे पता है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो u आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। ए आपका यहाँ पे बेसिकली ए आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे जी, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बेसिस पर मतलब हम लोग यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका ये वाला जो पॉइंट है ये वाला बेसिकली ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट में आता है फ्री फॉल वाले में, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो जो आपका यहाँ पे जी होगा बेसिकली, यहाँ पे अगर हम अर्थ के नियर बात कर रहे हैं तो आपका जो ए है ना एक्सेलरेशन, ये आपका बेसिकली रिप्लेस कर जाएगा जी से। ठीक है, तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। और एस आपका यहाँ पे एच से रिप्लेस करता है, ठीक है, हाइट से। तो ये सब पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपका जी ए जो था वो जी बन जाएगा, तो जी टी आपका हो गया। जी आपको यहाँ पे दे रखा है 10, टी आपका है 0.5, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट आपकी यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे भी इनका यही वैल्यू आ रही है। फिर अगला पॉइंट जो आपको यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो एवरेज का आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो सॉल्व कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर पाओगे। तो यू तो हमारा जीरो ही था, वी हमने फाइंड आउट किया, तो 5 हो गया, 5/2 करोगे तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पे आपसे बेसिकली डिस्टेंस पूछा जा रहा है। डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगा सकते हो, तो आप यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका हो जाएगा जी, और एच मैंने बोला था ना, जो एस होगा बेसिकली आपका यहाँ पे एच बन जाएगा, और यू आपका है यहाँ पे जीरो, तो ये तो पूरा ही कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे बचेगा क्या, हाफ, फिर जी आपकी वैल्यू है 10, 5 आपका यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 आप करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। डायरेक्ट वैल्यू था, डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अब देखो जब यहाँ पे बात हो रही है ना कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे, चलो मैं आपको यहाँ पे पहले बाकी जो आपको दे रखा है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइट दे दी है यहाँ पे कितनी, 10 मीटर की। फिर पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, मतलब किस वेलोसिटी के साथ आपने यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेंका। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ये थर्ड वाला लॉ यहाँ पे लगा सकते हो। थर्ड इक्वेशन बेसिकली आप लगा सकते हो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे यू आपका जो वी है बेसिकली आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे जो u है यही आपको बेसिकली निकालना है कि किस स्पीड से आप यहाँ पे फेंक रहे हो, क्योंकि जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो ना, तो ये पॉइंट आपको देखो, यही मैं आपको बता रहा था कि जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंको तो आपको यहाँ पे जो v होगा ना वो जीरो हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे, मतलब मान लो आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर से आप अर्थ की तरफ कुछ फेंकते हो, तो इस केस में आपका यहाँ पे u जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब हमेशा हमें यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखने कि जब आप यहाँ पे डाउनवर्ड कोई चीज़ फेंक रहे हो तो उस केस में आपका जो u है वो जीरो हो जाएगा, और कुछ चीज़ आप अगर अपवर्ड फेंक रहे हो तो उस केस में आपका v जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको भले हमेशा याद रखना है। अब देखो अगर आप यहाँ पे ये इक्वेशन लगाओगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे ए मैंने आपको बताया यहाँ पे जी बन जाएगा बेसिकली आपका यहाँ पे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप यहाँ पे फेंकोगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, क्योंकि आपका जी कैसे लगता है, नीचे की तरफ लगता है ना, पर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव साइन के साथ लगेगा। ठीक है, तो -9.8 बन जाएगा यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन। और एस आपको यहाँ पे 10 जो दे रखा है हाइट बेसिकली जिसकी बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एच आपका यहाँ पे एच बन जाता है, ए आपका यहाँ पे जी बन जाता है। ठीक है, फ्री फॉल में जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे यू आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला आपसे बोल रहा है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट के लिए आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पहले तो v निकाल लो, क्योंकि आप बेसिकली आपको टाइम निकालना है ना। तो टाइम निकालने के लिए, क्योंकि वो हाइट आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो टाइम निकालने के लिए ऐसा फॉर्मूला आपको यहाँ पे बेसिकली ऐसी इक्वेशन आपको ढूंढनी है जहाँ पे आपको सिर्फ टाइम ना पता हो, बाकी सारी चीजें पता हो। और इस केस में आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जहाँ पे आपका v हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि अपर डायरेक्शन में फेंक रहे हो, अभी मैंने आपको बताया इस केस में आपका v क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। और u आपने अभी ऊपर निकाला 14 हो गया, और a आपका है -9.8, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि q -9.8 होता है। और t की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। अब उसको आप इसके नीचे ले जाओ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे आपके यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.43 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। बस ये सिंपल आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, पहले ये तीनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ए आपका किससे रिप्लेस होता है ये पता होना चाहिए, एस आपका किससे रिप्लेस होता है ये पता होना चाहिए फ्री फॉल के टाइम पे,
और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका v जीरो हो जाता है, और डाउनवर्ड जब आप फेंकते हो तो उस केस में आपका u जीरो हो जाता है। ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने आपके यहाँ पे ये एग्जांपल्स बेसिकली आपको समझाया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भूलनी नहीं है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि फ्री फॉल से आप यहाँ पे क्या समझते हो। तो देखो, जब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्री फॉल की, तो इससे हम यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि जो आपकी अर्थ ग्रेविटी होती है ना, वो यहाँ पे अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि जो यहाँ पे आपके अर्थ की ग्रेविटी है, ठीक है, अर्थ की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है यहाँ पे सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट टुवर्ड्स सेंटर, ये पॉइंट सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो अर्थ की ग्रेविटी होगी वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर ऊपर फेंकोगे ना, तो यहाँ पे वो एक हाइट पे जाके वो मतलब अपनी को मैक्सिमम हाइट वो ले सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एक एच होता है ना, जो हम बेसिकली बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस भी फोर्स आप फेंकते हो तो आपके फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, क्योंकि उस हाइट के बाद आपका ऑब्जेक्ट वापस से नीचे की तरफ यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब वो यहाँ पे, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे एक सर्टेन हाइट के बाद जब वो यहाँ पे पहुंच गया, एक सर्टेन हाइट पे पहुंच गया, तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी मदद से यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ की तरफ वापस यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है। और इस पर्टिकुलर चीज को जहाँ पे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो जा रहा है, जहाँ पे और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रही है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि यहाँ पे एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद आपका ऑब्जेक्ट वापस से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और उस केस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्री फॉल बोलते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ एक फोर्स यहाँ पे लग रही होती है, वो होती है आपके यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको यहाँ पे इस पेज पे दे रखा है। वो आपको दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी हमने जैसे अभी तक बात करी है कि जो आपका ऑब्जेक्ट जब एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ पे जिस भी फोर्स से आप यहाँ पे फेंक रहे हो और यहाँ पे वो अपनी एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जा रहा है, उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब वो वापस से आपका नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि आपकी जो वेलोसिटी है ना, वो आपकी यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो ये आप इस तरीके से बोल सकते हो, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। आप इसको बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी आपको देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आपको यहाँ पे एक एक्सेलरेशन, आपका यहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है, इसकी मदद से, या फिर आप बोलो इसको प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग यहाँ पे इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जब आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, जिस भी फोर्स से फेंका, तो उस फोर्स के अकॉर्डिंग वो एक पर्टिकुलर सर्टेन हाइट पे पहुंचेगा, जो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट रहने वाली है। उसके बाद वो वापस गिरना जब शुरू करेगा, तो जब वो यहाँ पे जब गिर रहा है, तो आपको यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज होती रहेगी जैसे जैसे नीचे गिरता रहेगा। और इसी की वजह से यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ये एक्सेलरेशन जो आपका प्रोड्यूस हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम यहाँ पे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। नाउ इनके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेज नंबर 138 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन और दे रखे हैं, पर इससे ऊपर आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, तो हम इनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको दे रखा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। फिर आपसे यहाँ पे वेट पूछा है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अर्थ पे। तो हमने देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मतलब W इज इक्वल्स टू mg। और आपको पता ही है यहाँ पे वेट क्या होता है, एक टाइप का आपका फोर्स होता है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, यहाँ पे न्यूटन ही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली बस पुट कर दो, एक जी की वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे 9.8, और 10 आपको यहाँ पे दे ही रखा है यहाँ पे जो मास है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 98 न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला आपको एग्जाम्पल जो दे रखा है उसमें आपको बोल रखा है एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मून। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब चाहे आप अर्थ पे रहो, मून पे जाओ, स्पेस में रहो, कहीं पे भी जाओ आप, यहाँ पे
आपका जो मास होने वाला है उसको कोई भी आपको जैसे मतलब आपको यहाँ पे मान लो आपसे बोलता है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 50 kg अर्थ पे, ठीक है। और फिर आपसे उसी में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मून पे उसका मास क्या होगा। तो जो अर्थ पे जो मास होने वाला है वही उसका मून पे भी होने वाला है, क्योंकि मास आपका कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता है। वेट आपका एक ऐसा क्वांटिटी है जो यहाँ पे आपका चेंज करता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मास जो है आपका कुछ भी हो उसमें आपका मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपका जो वेट होगा ना अर्थ पे, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आपका मून पे भी वही सेम वेट हो, ठीक है। आपका अलग वेट आएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस भी पढ़ रखी थी, जिसको आपने यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि वेट जो होता है आपका यहाँ पे मून पे, वो 1/6 होता है यहाँ पे किससे, वेट ऑन दी अर्थ से, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो वेट होगा यहाँ पे अर्थ का कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो आपका 6 टाइम्स होगा बेसिकली जो भी उस ऑब्जेक्ट का वेट है मून पे, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/6 का जो 6 है आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो जो आपका कोई भी आपको जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, अगर आपको उसको वेट भी दे रखा है यहाँ पे अर्थ पे, उसका मान लो यहाँ पे 50 kg वेट है, तो वो बेसिकली आपका 6 टाइम्स है जो भी उसका मून पे वेट होगा उससे, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10 और इक्वल्स टू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इक्वल्स टू में आप यहाँ पे डाल दोगे, आपको यहाँ पे जो दे रखा है कि व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो अब आपसे यहाँ पे मून के सरफेस पे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो 10 आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 आपका है यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है। तो अर्थ का अगर आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकालते हो, तो अर्थ का अगर आप चाहे इसके अकॉर्डिंग निकालो या इसके अकॉर्डिंग निकालो, अगर देखो यहाँ पे मैं दोनों के अकॉर्डिंग निकाल देता हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो डब्ल्यू ई आपको यहाँ पे 10 दे रखा है, हमने यहाँ पे 10 लिखा, इक्वल्स टू आपको यहाँ पे 6 दे रखा है, और डब्ल्यू एम हमें यहाँ पे बेसिकली निकालना है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एम इज इक्वल्स टू 10/6। इसको सॉल्व करोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पे ऐसे जैसे दे रखा है, तो डब्ल्यू एम हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, ठीक है। 1/6 आप यहाँ पे करोगे, अर्थ का वेट आपको यहाँ पे अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का वेट था 10, इसको भी अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये भी आपका 10/6 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो 1.67 न्यूटन आपका इसका भी आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस लिखने का तरीका अलग है, पर है ये एक ही चीज़। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताते हुए आ रहा था, तो हम यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, अगर हम यहाँ पे बात करते हुए चलते हैं तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहली यहाँ पे जो बात है वो है यहाँ पे कि ये जो मास होगा ना, इसमें आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखने को मिलता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड तो दिखता ही है, पर साथ ही साथ आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। दूसरी चीज़, अगर हम आपसे बोलता है कभी भी मास निकालने, तो मास निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, हमने यहाँ पे पहले भी थ्योरी में हमने डिस्कस कर रखा है। तो मास बेसिकली आप यहाँ पे निकालते हो इनर्शिया की हेल्प से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जिसका ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि जिसका ज़्यादा इनर्शिया होगा उसका मास भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मास आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया से, ठीक। फिर जो आपका यहाँ पे वेट है, वेट बेसिकली आपका ग्रेविटी का मेजर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन देखी अभी हमने डिस्कस किया, W इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो ये जो जी है ना, ये इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ठीक है। जो आपका स्मॉल जी है बेसिकली वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, जो आपका मास होने वाला है ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये आपका एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब हर जगह अलग रहेगा, कहीं सेम नहीं होगा, ठीक है। मतलब इस सेम नहीं होगा इन द सेंस कि ये जी के ऊपर डिपेंड करता है, तो जी की जो वैल्यू होगी लोकेशन के ऊपर, उसके मदद से आप यहाँ पे ये चीज़ बता सकते हो। जैसा अर्थ की यहाँ पे जो जी की वैल्यू है 9.8 है, मून पे ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो जी की वैल्यू होगी वो अलग होगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे मून पे अलग आपको देखने को मिलेगा वेट, और अर्थ पे आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये आपका जो है होता है वेट, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। वहीं पे आपकी जो मास है वो आपका कांस्टेंट है, जो आपका अर्थ पे मास होगा वही आपका मून पे भी मास होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको यहाँ पे लिख लेना है।
और फिर लास्ट आपका यहाँ पे आ जाता है इसकी यहाँ पे एसआई यूनिट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड देना। देखो अगर हम यहाँ पे, ये पहले मैं हटा देता हूँ, ये पता नहीं क्या बन गया। तो देखो अगर हम यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट है आपके यहाँ पे मास की, तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे, केजी होती है, ठीक है। एसआई यूनिट भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। वहीं पे जो आपका वेट है, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है वेट आपका एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो वेट की यूनिट होगी वो भी आपकी यहाँ पे न्यूटन होगी। तो ये सारे डिफरेंसेस है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। आपका जो यहाँ पे वेट होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मून पे, वो 1/6 ही क्यों होता है अर्थ के वेट पे। जो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन देखी ना, ये 1/6 ही क्यों होती है। तो देखो ये चीज़ तो आपको यहाँ पे ऊपर सॉल्व करके यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली, यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। और इस फॉर्मूले में इन्होंने जनरली बस आपकी यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस किए हैं पूरे चैप्टर में, जैसे हम आपका मास क्या होता है अर्थ का, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मून का मास पता होना चाहिए। फिर जो कैपिटल जी है यहाँ पे, जो आपके हेनरी ने यहाँ पे निकाली थी, उन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या वैल्यू निकाली थी वो पता होना चाहिए। तो इन सबको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, कंप्लीट यहाँ पे इक्वेशन निकालोगे, तब आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1/6 आएगी, ठीक है। और इस तरीके से भी आप इसको यहाँ पे सोच सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम यहाँ पे वेट की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो वेट के रिस्पेक्ट में जब हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अभी मैंने बताया कि वेट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, W=m/g होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। और जो आपका ये W है, ये बेसिकली आपका डिपेंड्स करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है किस पे, यहाँ पे डिपेंड ऑन जी, ठीक है। और जी जो होता है आपका, वो किस पे डिपेंड करता है, तो जी आपका डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लोकेशन। जो भी आपकी लोकेशन होगी तो उस लोकेशन पे आपकी अलग वैल्यू होगी जी की। तो जब अलग वैल्यू होगी जी की, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका डब्ल्यू है वो भी है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ही जी आ रहा है, तो यहाँ पे आपका वेट भी अलग आने वाला है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे समझनी है, ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे समझनी है। अब इसके अलावा मैं दो चीज़ छोटी सी और बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे कि मास ऑफ मून जो है यहाँ पे, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना है, ठीक है। मास ऑफ मून अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछता है यहाँ पे, मास ऑफ मून रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अगर ऐसा आपसे कभी कोई पूछता है तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 1/100, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछता है कि यहाँ पे मून का रेडियस क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 1/4 टाइम्स, ठीक है। तो ये दो पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे बस लिख लेने हैं, और इनको बस याद, ऐसी छोटा मोटा ही चीज़ है क्योंकि आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है यहाँ पे मास ऑफ मून क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के मास के, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/100 टाइम्स होगा। अगर आपसे रेडियस के रिक्वेस्ट में, तो रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछता है, तो उस केस में आपका जो मास होगा, जो आपका रेडियस होगा मून का, वो आपका 1/4 टाइम्स होगा अर्थ के रेडियस से, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे, आई होप कि आपको समझ में आ गए हो। नाउ अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं पेज नंबर 141 पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो देखो जब हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे आपका ये बैग है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी एक स्ट्रिंग है जो आप बेसिकली अपने शोल्डर पे पहन के चलते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये एक इंसान है, तो यहाँ पे ये जो बैग पहनेगा, तो यहाँ पे ये इसी स्ट्रिंग की मदद से यहाँ पे ये बैग को पकड़ के चलेगा, मतलब यहाँ पे वो टांग के चलेगा, है ना। और आपको यहाँ पे देखो पता होगा यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इससे आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जिसका एरिया कम होगा, जहाँ पे भी एरिया कम होगा ना, वहाँ पे आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इन स्ट्रैप्स की बात करते हैं, तो जब आप इसको शोल्डर पे पहनोगे, तो शोल्डर पे कुछ ही पर्टिकुलर रीजन पे जहाँ पे भी ये स्ट्रिप होंगे, बस उस रीजन पे आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका एरिया क्या हो गया, बहुत छोटा एरिया है, जो आपका स्ट्रिप का एरिया होगा वही वो एरिया हो जाएगा, है ना। तो जब उस छोटे से एरिया की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे ही आपका कंप्लीट प्रेशर लग रहा है, ठीक है। कंप्लीट वेट आपका, जो उस बैग का जो कंप्लीट वेट है, वो आपका उसी छोटे एरिया पे ही लग रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जितना छोटा एरिया है ना, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रेशर झेलना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट का, जो भी आप यहाँ पे टांग के चल रहे हो, ठीक है। तो इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ज़्यादा प्रेशर आपका लग रहा है उस बैग को टांगने में, इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे स्कूल बैग्स को एक स्ट्रिप के रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है। जो आपको यहाँ पे दे रहा जा रहा है कि यहाँ पे क्यों डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि इस स्ट्रिप का एरिया कम होगा
और जिसका एरिया कम होता है वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। प्रेशर आप यहाँ पे इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे छोटे से रीजन पे ही आपका कंप्लीट जो बैक का वेट है वो छोटे से रीजन पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो शोल्डर पे वो जहाँ पे भी स्ट्रिप लगी हुई है, जहाँ पे भी आपने उसको टांग रखा है, तो वही आपका एक छोटा सा एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिप है ये इतनी छोटी सी ही होती है, जो आपको यहाँ पे दे भी रखी है थिन होगी। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एरिया भी आपका छोटा होगा स्ट्रिप का, और आपका जो शोल्डर पे जहाँ पे भी वो टच होगी तो वो एरिया भी आपका जो शोल्डर पे जहाँ पे वो टच हो रही है वो भी आपका छोटा होने वाला है। इसी की वजह से आपका जो प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। वो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से भी आप यहाँ पे निकाल सकते थे, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और प्रेशर जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। फिर नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि व्हाट डू यू मेंट बाय बायोएंसी। तो देखो, जब भी हम यहाँ पे बायोएंसी की बात करेंगे तो हमने जैसे पिछले थ्योरी चैप्टर में डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे थ्योरी कर रहे थे इस चैप्टर की। तो जैसे मान लो आपका ये लिक्विड है कोई, ठीक है, वाटर है, और यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक तो आपकी एक फोर्स लगती है यहाँ पे mg, ठीक है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। और जो आपकी एक फोर्स लगाता है, जो वाटर एक फोर्स लगाता है, आपको अगर पता हो जो हमने डिस्कस किया है, तो जो ये फोर्स लगा रहा है ना बेसिकली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, बायएंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेसिकली बायंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे बेसिकली एक लिक्विड लगाता है ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी लिक्विड पानी में दिख रहा है तो उस पे ऊपर जो होता है ना, पानी भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट भी नीचे फोर्स लगा रहा है, जो आपकी mg है बेसिकली, w जो होता है, तो वो भी आपका नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, पर अपवर्ड डायरेक्शन में पानी भी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, और उसी पर्टिकुलर फोर्स को हम यहाँ पे बायोएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ वाटर, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे इतना पानी आपका यहाँ पे ये भरा हुआ है, ठीक है। अब एक कंडीशन हो गई यहाँ पे कि ये आपका एक तैर रहा है, ठीक है, मान लो ये फ्लोट कर रहा है, ठीक। अब ये आपका फ्लोट कब करेगा, तो ये आपका तब फ्लोट करेगा जब आपका बी हम लोग ले रहे हैं बायोएंट फोर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं बायोएंट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कब आपका यहाँ पे तैरेगा, जब भी आपका जो बायोएंट फोर्स होगा वो आपका यहाँ पे एक बड़ा होगा W से, मतलब W आपका क्या होगा, mg, जो आपका ये नीचे की तरफ लगाता है, जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो mg लगाता है डाउनवर्ड। तो अगर आपका वो कम होगा एज रिस्पेक्ट टू बायोएंट फोर्स, तब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका यहाँ पे फ्लोट करेगा, ठीक है। या तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, या फिर आप अलग तरीके से क्या सोच सकते हो कि जो लिक्विड की डेंसिटी होगी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी आप यहाँ पे रो से डिनोट करते हो, तो रो आपकी जो लिक्विड की डेंसिटी है वो आपकी बड़ी होगी आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, ठीक है। या तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे इसको भी इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लोट की कंडीशन हो गई। अब देखो, सिंक की कंडीशन क्या होगी, अगर हम डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो डेंसिटी में जब भी हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो बड़ी होगी आपके किससे, लिक्विड की डेंसिटी से। तब आपका यहाँ पे जो होगा वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक कर जाएगा। सिंक मतलब होता है यहाँ पे डूब जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप या तो आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जो यहाँ पे बाइंड फोर्स होगी वो आपकी यहाँ पे कम होगी W से, जो आपका जो डाउनवर्ड जो यहाँ पे ये लगता है ना फोर्स, जिसको हम लोग mg बोलते हैं यहाँ पे, बेसिकली W जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो वो जो होगा अगर वो बड़ा हो जाता है यहाँ पे बाइंड फोर्स से, जो आपका पानी लगा रहा होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, अगर वो यहाँ पे बड़ा होता है W, तो उस रिस्पेक्ट में जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो आपका डूब जाएगा। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, जो आपकी डेंसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो अगर ज़्यादा होती है लिक्विड की डेंसिटी से, तब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डूब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे दो रीजंस है, सिंक के और फ्लोट के, ठीक है। नाउ अगले जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेज नंबर 142 पे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। अब देखो, जब भी हम यहाँ पे वेइंग मशीन की बात करते हैं ना, तो देखो वेइंग मशीन में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वेइंग मशीन आपको यहाँ पे पता है मास बताने के लिए यहाँ पे आप ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है। वेइंग मशीन आपकी किस लिए यूज़ होती है, तो मास बताने के लिए यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे क्या मास है ये आपको बताया जाता है इस पर्टिकुलर मशीन से, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वेइंग मशीन की बात करते हैं, तो जब आप यहाँ पे ये मान लो आपकी वेइंग मशीन है और आप यहाँ पे इस पे खड़े हो रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ mg लगाते हो, ठीक है, वेट लगा रहे हो नीचे की तरफ, पर यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी एक अपथ्रस्ट लगती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पिछले थ्योरी में डिस्कस कर रखा है। तो बेसिकली आपकी एक अपथ्रस्ट लगती है ड्यू टू एयर, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ड्यू टू एयर आपकी एक अपथ्रस्ट लगती है,
जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो आपका वेट है ना वो आपको कम दिखता है, ठीक है। तो जो आपका वेट दिखता है वो आपको यहाँ पे कम दिखता है एक्चुअल से। एक्चुअल में आपका वेट होगा ज़्यादा, पर आपको यहाँ पे वेइंग मशीन में क्या दिखता है, यहाँ पे कम दिखता है। किसकी वजह से कम दिखता है, यहाँ पे अप थ्रस्ट की वजह से यहाँ पे कम दिखता है, जो यहाँ पे एयर की वजह से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आप यहाँ पे वेइंग मशीन पे जो वेट कर रहे हो ना, वो बेसिकली आपका जो वेट है वो रियल वेट नहीं है, वो आपका एक तरीके का आप उसको बोल सकते हो एपरेंट वेट है, ठीक है। एपरेंट वेट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि जो आपका एक्चुअल जो आपका होने वाला है वो आपको आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अपथ्रस्ट जो यहाँ पे लगा रहा है एयर, उसकी मदद से आपको कम वेट आपको देखने को मिलता है वेइंग मशीन पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपको यहाँ पे कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा था, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg, तो हमारे यहाँ पे बेसिकली मोर रहेगा, ठीक है। 42 से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे अपथ्रस्ट की वजह से हमें कम देखने को मिल रहा है, पर रियल में हमारा जो मास होगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन and an iron bar, each indicating a mass of 100 kg when measured on the weighing machine। अब आपके पास एक कॉटन बैग है, मतलब बैग ऑफ कॉटन है, कॉटन भरा हुआ है बैग में, और आपके पास एक आयरन बार है, और दोनों का जो वेट है वो 100 kg है वेइंग मशीन पे, ठीक है। इन रियलिटी वन इज हैवियर देन दी अदर, कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड वाई। अब देखो, अगर आप यहाँ पे आंसर दोगे तो आप यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पे बोलो कि आयरन बार ज़्यादा हो, पर ये नहीं होगा। आपका आंसर होने वाला है बेसिकली बैग ऑफ कॉटन जो होगा आपका वो ज़्यादा हैवियर होगा रियलिटी में, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे रियलिटी की बात हो रही है, ठीक है। आपकी वेइंग मशीन के रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है, क्योंकि वेइंग मशीन के रिस्पेक्ट में तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे वेइंग जब किया, मतलब वेट जब किया, तो यहाँ पे 100 kg आया इसका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो बैग ऑफ कॉटन है, ठीक है, बैग ऑफ जो कॉटन है, इस पे भी आपको यहाँ पे अपथ्रस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपथ्रस्ट आपको इस पे भी देखने को मिलेगा, और ये आपका लार्जर क्वांटिटी में होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका कैसा होगा, आपका ये लार्जर क्वांटिटी में होगा। और क्यों लार्जर क्वांटिटी में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो आपकी यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम है कॉटन की, अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो बैग ऑफ कॉटन होगा उसका रियलिटी में वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका अपथ्रस्ट लग रहा है। और ज़्यादा अपथ्रस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि जो बैग ऑफ कॉटन है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आयरन रॉड या आयरन बार, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, इसके रिस्पेक्ट में ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे जो याद रखना है कि ट्रू वेट अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका फॉर्मूला आपका बेसिकली होता है यहाँ पे अपेरेंट वेट, ठीक है, जो आपको यहाँ पे वेइंग मशीन पे वेट दिख रहा है वो, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पे अपथ्रस्ट। तो ये बेसिकली आपका ट्रू वेट होता है। जो हम यहाँ पे देखते हैं वेइंग मशीन पे वो आपका अपेरेंट वेट होता है, पर हमारा वो ट्रू वेट नहीं होता है। ट्रू वेट हमारा रियल में उससे भी ज़्यादा होता है। और ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, यहाँ पे जो बैग ऑफ कॉटन होगा वो उसका वेट जो होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपथ्रस्ट लग रहा है। ज़्यादा अपथ्रस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम आयरन बार के कंपेरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो रियल आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा आपका यहाँ पे बैग ऑफ कॉटन। नाउ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, हमने यहाँ पे जो पढ़ा था एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जी एम वन इंटू एम टू, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, जो अभी तक हम यहाँ पे इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बोल रखा है कि आपका जो डिस्टेंस है बेसिकली जो आपका यहाँ पे आर है वो अब आपका यहाँ पे हाफ हो चुका है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो जी एम वन एम टू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू क्या बन गई, आर बाई टू बन गई, और आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करोगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर बाय फोर। अब फोर जो होगा आपका यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फोर इंटू जी इंटू एम वन इंटू एम टू, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारी एफ की वैल्यू क्या है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली वैल्यू है ये आपकी यहाँ पे क्या है, एफ की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ऊपर ले रखी है। तो हम इसको ले सकते हैं एफ डैश जो हमारा यहाँ पे आया वो हमारा 4 टाइम्स आया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आया, 4 टाइम्स आया,
ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमें यहाँ पे बोल रखा था कि हमारा जो रेडियस है वो अब बेसिकली हाफ हो चुका है यहाँ पे रिड्यूस होके। तो हमने आर को r/2 कर दिया और वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह r/2 का होल स्क्वायर हो गया, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, r² 4 आया, 4 आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, इसको आपको जब सॉल्व करोगे आप तो 4g m1m2/r² आ जाएगा। और अभी हमने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है कि f हमारा क्या है यहाँ पे g m1m2/r² होता है। तो यहाँ पे 4 इंटू जो आपके यहाँ पे बाकी जो टर्म दे रखी है बेसिकली वो आपकी f की वैल्यू है ना। तो आप यहाँ पे क्या, आपके पास आंसर क्या आ रहा है कि आपका जो f डैश होगा वो आपका इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ f के, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्मॉल जी की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसका जो मास है वो है यहाँ पे 100 kg और इसका मास है यहाँ पे 50 kg, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो हमेशा यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे स्मॉल जी होता है ना, तो वो आपका कभी भी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पे थ्योरी में भी बताया था और मैंने वहाँ पे स्टार मार्क भी कराया था कि जो आपका स्मॉल जी होता है वो आपका कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मास, आपका कोई भी मास हो, कितना भी मास का आपका यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो आपका एक ही सेम आप बोल सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके लिए यहाँ पे सेम ही होने वाली है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कम नहीं होगी, एक पर्टिकुलर आपका यहाँ पे सेम ही आपकी यहाँ पे होने वाली है हर एक की, ठीक है। क्योंकि आपका जो जी होता है वो आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे आपका बड़ा ऑब्जेक्ट हो कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, उन सब में आपकी जो जी की वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा सेम होने वाली है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है और यही आपका इसका आंसर है या फिर आप बोल सकते हो रीजन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ द अर्थ हमें यहाँ पे दे रखा है और रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है। तो देखो रेडियस हमें क्यों दे दिया, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा और अर्थ की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो डी होता है, जो डिस्टेंस होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो हम यहाँ पे फॉर्मूले में लेके चलते हैं, उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2/r², ठीक है। तो यहाँ पे ये r क्या आपका रेडियस है। अब यहाँ पे इस पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। तो देखो जो आपका कैपिटल जी है इसकी यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। आपको हमने थ्योरी वाले चैप्टर, जब हम यहाँ पे थ्योरी वाला वीडियो हम कवर कर रहे थे तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। और ये डिस्कवर किसने की है, बेसिकली आपके हेनरी ने आपके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, आपको यहाँ पे मास दे रखा है अर्थ का, तो यहाँ पे आप वो भी लिख दो। तो ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 6 इंटू 10⁻24 दे रखा है आपको। और ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पे मास कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है यहाँ पे 1, ठीक है। फिर नीचे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम बेसिकली यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला इस तरीके से लिखा है, 10⁻24 है और इधर 10⁻6 है। और जब आप यहाँ पे इस सब को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका स्मॉल जी की ही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो 9.8 बनता है यहाँ पे वही यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो इसलिए हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या है, 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। फिर नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, अगर हम कभी भी बात करेंगे ना यहाँ पे फोर्स की, ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे यहाँ पे अर्थ के फोर्स की, जो यहाँ पे वो मून पे लगा रही है, ठीक है, साथ ही साथ जो फोर्स आपका यहाँ पे मून जो लगा रहा है यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे आपकी अर्थ फोर्स लगा रही है मून पे, या फिर जो आपका मून जो फोर्स लगा रहा है अर्थ पे, ठीक है, वो बेसिकली आपका हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो ये आपको क्या यहाँ पे याद रखना है, सॉरी जो हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्टली इससे हो जाएगा, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखा था इसी से ही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये जी m1 m2 अपॉन जो आपका डी स्क्वायर जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे दो ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जैसे यहाँ पे अर्थ और मून दे रखा है, तो दोनों जो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो यहाँ पे कैसी रहेगी, वो यहाँ पे इक्वल रहेगी। बस डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाली है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वो बस यहाँ पे रहने वाली है। ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है, और आपसे बस यही पूछा जा रहा था यहाँ पे कि इक्वल है या फिर क्या है, तो आपका यहाँ पे बेसिकली वो इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और क्यों रहता है यहाँ पे ये, तो वो आपका रहता है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रखा है, तो उसमें हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी, और यही आपका जो फॉर्मूला है ना, ये बेसिकली आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही फॉर्मूला है, और ये हमने यहाँ पे बहुत बार डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप मून और सन की बात कर लो, मून और आप अर्थ की बात कर लो, तो दोनों जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, तो दोनों ही जब यहाँ पे अट्रैक्शन करेंगे, तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स रहने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, बस अपोजिट डायरेक्शन रहेगा पर इक्वल रहेगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। अगर यहाँ पे मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अब ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यही चीज़ हमने डिस्कस की है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ की तरफ, तो अर्थ क्यों नहीं मून की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अर्थ यहाँ पे मून की तरफ क्यों नहीं खींचा चला जा रहा है, ये आप यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसका बेसिक सा आपका यहाँ पे रीज़न क्या होने वाला है, तो हमने जैसा भी ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से जो हमारे यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है हमारा, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जब पहले ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाएगा, वो दोनों आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी, जो अभी हम ऊपर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेन रीजन है कि यहाँ पे अर्थ क्यों नहीं पास जा रहा है यहाँ पे मून के, उसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पे अर्थ का मास, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। तो मेन रीजन क्या है यहाँ पे, इसका मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ आपका यहाँ पे बड़ा है एज कंपेयर टू मास ऑफ मून, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मास की वजह से बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है, तो जब यहाँ पे इसका जैसे अर्थ का यहाँ पे ज़्यादा मास है, ठीक है, तो जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ना इसका, तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे कम होगा, ठीक है, तो लेस एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पे मास ऑफ मून पे आपको जो एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, हाई देखने को मिलता है, या फिर आप इसको मोर बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वजह से, एक तो कॉन्सेप्ट आपका जो पिछले क्वेश्चन में लगा यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, जो आपका यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ये दोनों, वो इक्वल रहने वाले, बस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। और इसी में ही आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, यहाँ पे क्यों नहीं पास जा रहे, क्योंकि आपका जो मास है अर्थ का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ मून, और क्योंकि आपका मास ज़्यादा है अर्थ से, इसकी वजह से आपका जो एक्सेलरेशन है आपका अर्थ का वो यहाँ पे कम है, और आपका मून का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसलिए आपको अर्थ जो है मून की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन दे रखी है। तो पहला कंडीशन आपको क्या बोल रहा है कि देखो, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फोर्स आपको बताना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे क्या रहने वाला है। उसमें पहला कंडीशन आपसे बोल रहा है, अगर आप यहाँ पे मास जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का डबल कर देते हो, तो यहाँ पे फोर्स पे क्या आएगा, ठीक है, फोर्स क्या बनेगा आपका। तो देखो पहले वाले की जब यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको देखो सिंपली क्या करना है, आपको एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर। अब पहले में बोल रहा है, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे डबल कर दे, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जी ट्वाइस ऑफ एम वन एम टू हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एम का हमने एम वन का हमने यहाँ पे मास ट्वाइस कर दिया, ठीक है। तो अब इस केस में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो आपका टू होगा बेसिकली, वो आपका यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ये आपका जी से पहले चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। और जो अब ये वाली आपकी वैल्यू है, ये अब आपकी यहाँ पे क्या है, ये अभी हमने यहाँ पे देखा एफ है, जो हम यहाँ पे लिखते हुए आ रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो एफ डैश आया, ये आपका ट्वाइस ऑफ एफ आया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एफ होने वाली है इसकी, यहाँ पे जो फोर्स होगी वो रियल फोर्स है ट्वाइस ऑफ एफ हो जाएगी, जब आप यहाँ पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हो तो, ठीक है। अब दूसरा आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, दूसरा आपसे बोल रहा है, अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस को जो ऑब्जेक्ट के बीच में उसको डबल कर देते हो या फिर ट्रिपल कर देते हो, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डबल करने की, तो डबल करने की तो अभी हमने यहाँ पे देखते ही आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगले पेज पे यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एफ इक्वल्स टू हम लोग लेके चलते हैं जी एम वन एम टू, और यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे इसने बोला इस डिस्टेंस को यहाँ पे बेसिकली इसने यहाँ पे क्या किया,
डिस्टेंस को इसने यहाँ पे डबल कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस को इसने क्या किया यहाँ पे डबल कर दिया। तो आप आपको यहाँ पे बेसिकली क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आर को इसने यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर कर दिया। तो आप यहाँ पे आर की जगह ट्वाइस ऑफ आर रख दो, सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिख दोगे, और ये आपका Gm1m2 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप देखोगे इसको आप सेपरेट कर लो तो ये आपका बन जाएगा 1/4, और ये Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है जो कि आपकी है यहाँ पे एफ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको हमेशा फोर्स के रिस्पेक्ट में ही आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन फोर, ठीक है। तो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो एफ अपॉन फोर आ जाएगी, मतलब यहाँ पे वो 1/4 है बेसिकली, जो रियल फोर्स है उससे। और अगर आप इसको ही यहाँ पे ट्रिपल कर दे रहे हो, तो ट्रिपल करने में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इसकी जगह बस थ्राइस, मतलब यहाँ पे ट्रिपल आर कर दे रहे हो, मतलब इसको ट्रिपल कर दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3r हो जाएगा। तो 3r² हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे करोगे जब आप इसको सॉल्व, तो ये क्या बन जाएगा, 9r² बन जाएगा, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, फर्स्ट 4 की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे, 9 हो जाएगा, तो 1/9, और यहाँ पे ये बन जाएगा एफ, ठीक है। तो थ्राइस करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो फोर्स के F/9 टाइम्स होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो न्यू बनेगा वो आपका फोर्स का 1/9 टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डबल करने पे आपने बस 2 लगा दिया, ट्वाइस ऑफ आर हो रहा है, और आपका ट्रिपल जब करोगे तो थ्राइस ऑफ आर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है, और 3r का होल स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पे 9r² आएगा आपका यहाँ पे। और Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर आपको पता है एफ होता है, तो 1/9 इंटू एफ आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अगला आपको यहाँ पे दे रखा है द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अगर आप यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास को अगर आप यहाँ पे डबल कर देते हो तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो देखो F इक्वल्स टू Gm1, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला तो आपको दे ही रखा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो दे ही रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको बोला है दोनों के मास को आप डबल कर दे रहे हो, मतलब ट्वाइस ऑफ m1 और ट्वाइस ऑफ m2, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 2 × 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर जी, फिर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है, ये है आपकी यहाँ पे एफ। तो एफ डैश आपका कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ एफ। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका किसका आंसर हो गया, थर्ड का आंसर हो गया। तो इसमें हमारा यहाँ पे आंसर आया ट्वाइस ऑफ एफ, इस वाले में हमारा यहाँ पे आंसर आया f/4, थ्राइस वाले में हमारा यहाँ पे आंसर आया f/9, और इस वाले में हमारा यहाँ पे आंसर आया 4 टाइम्स ऑफ f, ठीक है। तो यहाँ पे सब यहाँ पे इसके आंसर्स हैं। फिर अगर हम यहाँ पे 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, आपसे यहाँ पे ये चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है। अब देखो हम इसके बारे में बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे बेसिकली अंदर थ्योरी में ही आपको दे रखी हैं 4 चीज़ें, तो हम उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, जो आपका यहाँ पे मून राउंड करता है यहाँ पे अर्थ को, ठीक है। मून राउंड करता है किसको, यहाँ पे अर्थ को। तो पहला तो आपका यहाँ पे यही इस पर्टिकुलर चीज़ में आपका लग रहा है यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पे अर्थ को मून जो होता है वो हर तरफ से यहाँ पे रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसके अराउंड। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड आपका आ जाएगा यहाँ पे टाइड्स का, जो आपको यहाँ पे दे रखा है कॉन्सेप्ट। तो टाइड्स भी बेसिकली आपकी यहाँ पे किसकी वजह से आती है, आपकी मून एंड सन की वजह से बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और वो भी आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही एक कॉन्सेप्ट की वजह से आपको देखने को मिलती है। फिर तीसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा जो आपके यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स आपके यहाँ पे सर्कल करते हैं, एनसेकर करते हैं यहाँ पे किसको, सन को, ठीक है। जो यहाँ पे सन के अराउंड यहाँ पे जो घूमते हैं वो सारे प्लैनेट्स भी बेसिकली आपके यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से यहाँ पे घूमते हैं। फिर जो आपका यहाँ पे अगला पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे जो आपकी बेसिकली ग्रेविटी होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेट के रिस्पेक्ट में, तो अगर जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे वेट ऑफ द बॉडी के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, तो उसकी मदद से हम हमेशा क्या रहता है, हम हमेशा यहाँ पे ग्राउंड पे रह पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका यहाँ पे किस पे लग रहा है, ये आपका लग रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो ये आपका किस में लग रहा है, वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहाँ रह पाते हैं, हम हमेशा यहाँ पे ग्राउंड पे रह पाते हैं, हम हमेशा यहाँ पे उड़ते नहीं है। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे जो आपका यहाँ पे बेसिकली स्मॉल जी की वैल्यू, उसी की मदद से हम लोग यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे अर्थ पे आप घूम पा रहे हो, है ना। जैसे अगर आप जैसे स्पेस पे जाओगे तो आप यहाँ पे उड़ मतलब आप थोड़ा फ्लोट करने लग जाओगे। अगर आपने यहाँ पे वीडियोस देखे होंगे स्पेस स्टेशन वगैरह के, तो वहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फ्लोट करने लग जाते हो। वहीं पर अगर हम इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में,
तो हम यहाँ पे जो ग्राउंड पे चल भी पा रहे हैं वो भी हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर लॉ की मदद से हम यहाँ पे चल पा रहे हैं, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल का क्या एक्सेलरेशन होता है। तो देखो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जो हमने यहाँ पे पहले भी बात करी है, तो ये आपको कब देखने को मिलती है, जो भी आपका एक्सेलरेशन क्रिएट होता है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। जब आपका ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से जब नीचे अर्थ के सरफेस पे गिर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे वेलोसिटी होती है वो आपको वहाँ पे चेंज होती हुई नजर आती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से ही आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन नया यहाँ पे क्रिएट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और उसी को हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में जब भी हम बात करेंगे, जो यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी है, ठीक है, तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब फ्री फॉलिंग आपको यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जब आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से जमीन पे आपके यहाँ पे जब गिराते हो, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपकी लग रही है, तो उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एक्सेलरेशन जब हम यहाँ पे बोलेंगे, तो हम उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे उनको बोल सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और बाकी आपको यहाँ पे पता ही है, अर्थ के सरफेस की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहाँ पे आपकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिनोट करते हैं हम यहाँ पे स्मॉल जी से, ठीक है। तो ये सब तो आपको यहाँ पे पता ही है। तो यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो हर एक सेकंड में, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब हम ये बात ही हो रही है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे हो गया कि आपके यहाँ पे जो स्पीड है ना, वो यहाँ पे इंक्रीज होगी 9.8 मीटर हर एक सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये बात हो रही है फ्री फॉलिंग के टाइम पे हर एक सेकंड में, ठीक है। तो हर एक सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट जो होगा फ्री फॉल में, उसकी यहाँ पे स्पीड जो होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी 9.8 मीटर से, ठीक है, पर सेकंड। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। इसका आपका बेसिकली ये इसका रीजन है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। उसका नाइन्थ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो देखो जब भी हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेट। और जो आपका वेट होता है वो आपका इक्वल किसके इक्वल होता है, तो वो आपका यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे इक्वल किसके होता है, यहाँ पे एम जी के इक्वल होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे हो गया ये मास, ये हो गया मास, और ये होगा आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली लग रहा है अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में, वो आपका यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वेट बोलते हैं। और वेट आपका इक्वल होता है एम जी के, जिसमें एम होता है आपका मास और जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? Hint: the value of G is greater at the pole and than the equator. तो ये तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो आपको हिंट दे रखा है कि जो आपका वैल्यू होता है जी का, ठीक है, जी की जो वैल्यू होगी वो आपकी पोल्स पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखो तो ये तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे अमित वाले क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें यहाँ पे पता है कि जो जी की वैल्यू है यहाँ पे पोल्स पे, वो आपकी बड़ी होती है जी की जो वैल्यू होगी इक्वेटर से, इक्वेटर पे उससे, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे थ्योरी वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो देखो और यहाँ पे अब आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा, जो अभी मैं आपको यहाँ पे बताते हुए आ रहा हूँ कि वेट आपका यहाँ पे इक्वल क्या होता है, एम जी होता है। वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे डिस्कस भी किया है। और मैंने आपको यहाँ पे कुछ टाइम पहले भी आपको बताया है कि जो आपका मास, आपका जो ये वेट होता है, ये आपका किस पे ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपका डिपेंड करता है यहाँ पे आपका स्मॉल जी पे, जो आपका है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो ये आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने पोल्स पे, यहाँ पे जब वो पोल पे गया तब उसने यहाँ पे कुछ ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदा, ठीक है। तो उस केस में उसका जो वेट होगा वो अलग होने वाला है। और जब वो यहाँ पे इक्वेटर पे उसके फ्रेंड के पास आके वो मिला, तो उस केस में जो यहाँ पे उसका जी होगा बेसिकली यहाँ पे वो अलग होगा, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे जो उसका डब्ल्यू आएगा, जो वेट आएगा यहाँ पे उन गोल्ड का,
वो यहाँ पे अलग आने वाला है, क्योंकि आपका जो W होता है वो G के ऊपर डिपेंड करता है, और जो G की वैल्यू है वो आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे हिंट में भी दे रखा है कि जो आपका G की वैल्यू जो पोल पे होगी ना वो आपकी बड़ी होगी G की वैल्यू जो इक्वेटर पे होगी उससे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर G की वैल्यू पोल पे बड़ी है, जब उसने वहाँ पे ग्राम जो यहाँ पे जो भी गोल्ड खरीदा, तो उसकी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो उसको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी जब वो यहाँ पे इक्वेटर पे आके उसी सेम प्रोडक्ट की, मतलब उसी सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड की जब वो यहाँ पे वेट निकालेगा, तो यहाँ पे उस गैप आपकी जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्योंकि कम हो गई है, और आपका यहाँ पे डब्ल्यू का फॉर्मूला ही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब यहाँ पे वो जी की वैल्यू कम हो गई और मास तो भले वहाँ पे इक्वल ही है, ठीक है, सेम ही है, पर स्मॉल जी की वैल्यू अब यहाँ पे कम हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे जो डब्ल्यू होगा, जो वेट होगा, वो भी आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे रीजन है। और जो इसका फ्रेंड होगा वो यहाँ पे एग्री नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि अब यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये नॉट एग्री। ठीक है, यहाँ पे अब वो एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो गोल्ड खरीदा पोल पे खरीदा, उसने यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे उसको बोला कि 100 ग्राम ऑफ गोल्ड ले आना। अब उसने जो पोल पे गोल्ड खरीदा उस टाइम पे, क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पे पोल पे ज़्यादा होती है, तो उसका जो वेट आया वो कम गोल्ड पे भी ज़्यादा वेट आया। ठीक है, पर जैसे वो इक्वेटर पे आया, अब इक्वेटर की जो जी की वैल्यू होती है वो पोल की वैल्यू से कम होती है, तो उस रिस्पेक्ट में जब यहाँ पे जी की वैल्यू जब गिरेगी तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू भी गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए वो जो होगा उसका जो भी दोस्त होगा वो यहाँ पे इसको यहाँ पे मानेगा नहीं कि इसने इतना ही गोल्ड खरीदा है, उसको लगेगा कि इसने और भी खरीदा है पर इसने खुद रख लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बेसिकली आपको एक पेपर दे दिया सिंपल, और एक बॉल है जिसके ऊपर ना पेपर से कवर कर दिया, मतलब यहाँ पे पेपर के अंदर बॉल रख दी और पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर आप बोलो गुड़ी मुड़ी करके जैसा करते हैं ना वो कर दिया। तो देखो यहाँ पे अब इसका क्या रीज़न होगा कि यहाँ पे जो आपका पेपर है, जो शीट ऑफ पेपर है, सिर्फ पेपर है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे स्लोअर आता है, मतलब धीरे धीरे आता है। वहीं पे जो पेपर में जब आप यहाँ पे बॉल को रख देते हो तो आपका वो तेज आती है। तो देखो इसका बेसिक सा आपका यहाँ पे रीज़न होगा कि आपका जो ये पेपर है, इसको आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसकी लार्ज सरफेस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसका यहाँ पे सरफेस एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इससे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने पे हमें यहाँ पे पहली चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो पेपर का जो एरिया होने वाला है वो आपका सरफेस एरिया जो होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ पेपर अगर हम ले रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे जो बॉल के ऊपर जो पेपर लगा है उसके साथ। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है इसी की मदद से यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसकी मदद से इसको क्या फेस करना पड़ेगा, इसको एयर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से यहाँ पे ये स्लोली स्लोली आप बोल सकते हो यहाँ पे ग्राउंड की तरफ गिरता है एज़ कम्पेयर टू ये बॉल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बॉल वाला तो आपका बहुत जल्दी गिर जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, पर आपका जो सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है, जो आपका फ्लैट पेपर है, अगर आप उसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो यहाँ पे उसका क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है उसकी वजह से उसको यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसी की मदद से यहाँ पे वो जो पेपर होगा वो स्लोली स्लोली आपका ज़मीन पे गिरेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 11th हमने डिस्कस कर लिया। अब 12th आपको यहाँ पे दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of a 10 kg object on the moon and on the earth? तो यहाँ पे आपसे बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको एक वेट ऑफ न्यूटन दे दिया, यहाँ पे 10 kg आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, जिसका वेट है यहाँ पे 10 kg। अब आपको इसको बताना है यहाँ पे कि इसका मून पे क्या वेट होगा और आपका यहाँ पे अर्थ पे क्या वेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बतानी है। तो देखो हम लोग यहाँ पे ये सब लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा था, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होगा एक्सलेशन ड्यू टू आपकी ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका स्मॉल जी आपका यहाँ पे क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे मास दे रखा है, तो एम हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 10 kg जो आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 10 kg मास दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे ये आपकी अर्थ पे ग्रेविटेशनल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पे है वो है 9.8, पर जो आपकी यहाँ पे मून पे है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे GM। तो ये बेसिकली क्या है आपकी, ये है आपकी यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून।
ठीक है, अर्थ की तो हमें यहाँ पे वैल्यू पता है, इसलिए हमने यहाँ पे जी ई की जगह हम डायरेक्ट जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। वहीं पे हमें मून की अभी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जी एम लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू ई लेके चल रहे हैं, वेट ऑफ अर्थ, और डब्ल्यू एम हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, वेट ऑफ मून। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता है जो आपका वेट होता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, एम इंटू जी होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में जब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ जो हम यहाँ पे देख पाएंगे क्लियरली कि जो आपका यहाँ पे ग्रेविटी होगा यहाँ पे मून पे, वो भी आपका 1/6 होगा अर्थ की ग्रेविटी से। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे यही आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यही दे रखा है, जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका 1/6 है। ठीक है, जो भी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है मून पे वो 1/6 है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। मतलब आपको यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या है, ये आपको बेसिकली यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से डब्ल्यू एम हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो डब्ल्यू एम आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास तो आपका यहाँ पे एम ही रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो जी है, ठीक है, तो जी आपका यहाँ पे क्या होगा, जी एम अगर आप यहाँ पे देखो तो जी एम आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/6 जी ई आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिकली जी एम इक्वल टू 1/6 जी आपको दे रखा था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये है, तो हमने यही चीज़ यहाँ पे ऊपर यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये अब आपका क्या बन जाएगा, 10 इंटू 1/6 इंटू 9.8। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 16.34 न्यूटन। तो ये आपका वेट किस पे आया, ये आया आपका वेट मून पे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी है और कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पे, बस एक चीज़ करी है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखी है, कि जो आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है मून पे वो 1/6 है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ के। तो यहाँ पे ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं अर्थ पे जो हमारा वेट है उसको, तो m इंटू आपका g हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो 10 इंटू 9.8 यहाँ पे पुट कर दोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 98 न्यूटन। तो ये तो आपका डायरेक्ट आ गया, बस आपको यहाँ पे जी एम इक्वल टू 1/6 जो जी ई आपको बेसिकली दे रखा है, ये आपको बस यहाँ पे पुट करना था, तो उससे आपका यहाँ पे वेट ऑन मून भी आ जाता। तो यहाँ पे ये आपके आंसर आ जाएंगे यहाँ पे वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो हमने 12 डिस्कस कर लिया। 13 आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो पहला देखो आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे हाइट बतानी है। ठीक है, तो हम अगर हम ध्यान से देखें तो यू हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 49 मीटर पर सेकेंड हमें यहाँ पे यू दे रखा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे बॉल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा वी जीरो होगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको यहाँ पे बता रखा है। तो वी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हमारा हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे जी है वो हमारा नेगेटिव में लगेगा, क्योंकि आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जब जाते हो तब आपका पॉजिटिव में रहता है, जब आप ऊपर जाओगे तो आपका नेगेटिव में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका बेसिकली फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आप इक्वेशन लगाओगे जब मोशन की, जहाँ पे आपने एस को आप यहाँ पे चेंज कर देते हो एच में, और ए को आप यहाँ पे चेंज कर देते हो यहाँ पे जी में। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इक्वेशन लगाओगे 2as वाली, तो ए आपका क्या बन जाएगा जी, और आपका यहाँ पे जो 2as एस का बन गया यहाँ पे एच बन गया, तो 2gh ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये इक्वल्स आ जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या इक्वेशन होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2as आपकी होती है, जहाँ पे a को आप यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर देते हो, यहाँ पे g में कन्वर्ट कर देते हो, s आपका यहाँ पे h बन जाता है। तो हमने यहाँ पे यही किया है, इसको हमने उधर ले लिया और v को हमने यहाँ पे इसके इधर भेज दिया है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, हमने यहाँ पे u को उस तरह भेज दिया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनी है। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो आपका यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, तो 9.8 आप माइनस में यहाँ पुट कर दो, h आपको यहाँ पे अभी पता नहीं है, वही आपको यहाँ पे निकालना है। इक्वल्स टू जीरो आपकी यहाँ पे v की वैल्यू है, माइनस 49 का स्क्वायर आपका यहाँ पे u आपको क्योंकि दे रखा है, तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 19.6h इक्वल्स टू ये आपकी वैल्यू आएगी -2401, इसका स्क्वायर जो होता है। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 122.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, आपकी h की वैल्यू आ गई। फिर दूसरा आप अगर आप देखो तो दूसरा आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम निकालना है आपको। तो इसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फॉर्म यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी।
ठीक है, तो यहाँ पे ए टी होता है, ए को रिप्लेस किया हमने यहाँ पे जी पे, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्री फॉल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो वी आपका 0 हो गया, यू आपका 49 हो गया, जी आपका यहाँ पे -9.8 हो गया। ठीक है, और टी का भी हमें हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे जो टी होगा, टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 49/9.8। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पे इसी सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे निकालोगे, जो आपका यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका दो तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये तो हो गया जब ये ऊपर जा रही है बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 5 सेकेंड लगे ऊपर जाने में। इसी तरीके से आप यहाँ पे जब नीचे निकालोगे तो नीचे आने में भी इसको यहाँ पे क्या लगेंगे, यहाँ पे 5 सेकेंड ही लगेंगे। तो बेसिकली जो टोटल टाइम आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 सेकेंड्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने में भी 5 सेकेंड लग रहे हैं और नीचे आने में भी उस बॉल को यहाँ पे 5 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, तो टाइम तो उसका सेम ही है। ठीक है, वेलोसिटी में आपको चेंज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसका आंसर टाइम वाले का आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड्स, और हाइट वाले का आपका आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर्स। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट द इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका नीचे की तरफ फेंका गया है। तो नीचे जब फेंकते हैं तो यू आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यू आपको दे रखा है यहाँ पे 0। ठीक है, वी आपको यहाँ पे बेसिकली निकालना है। एच आपको यहाँ पे दे रखा है 19.6 मीटर। फिर जी की वैल्यू आपको यहाँ पे आपको पता ही होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे इक्वेशन लगा दो, यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे वी स्क्वायर क्योंकि आपको निकालना है तो वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, यू स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यू आपका 0 है। फिर 2 × 9.8, और एस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एस आपको यहाँ पे जो दे रखा है बेसिकली यहाँ पे हाइट ही होता है। तो एस बेसिकली यहाँ पे क्या है, एस को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एच में। ठीक है, तो एच आपका यहाँ पे क्या दे रखा है 19.6। तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 384.16। ठीक है, और जब आप इसके ऊपर रूट लगाओगे तो आपका जो वी होगा, वी आपका आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 13 डिस्कस कर लिया, 14 भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। तो 15 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो वही वापस से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने यहाँ पे अब जो स्टोन है वो ऊपर की तरफ फेंका, तो अब आपका यहाँ पे जो वी है वो 0 हो गया। यू आपको यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे 40 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे और जी आपको यहाँ पे दे रखा है, जो हमें मान के चलना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यू आपको दे दिया यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड। फिर जी आपको दे दिया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपका जो वी है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। तो आप यहाँ पे आप इक्वेशन लगा दो, यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ये इक्वेशन लगाओगे, अब इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। वी आपका यहाँ पे 0 गिवन है, यू आपको 40 दे रखा है, तो 40 का स्क्वायर माइनस 2 × 10, और एस आपको यहाँ पे निकालना है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे ये आपका बन जाएगा 40 × 40 -20 और एस। इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 40 × 40/20 इज इक्वल्स टू एस। तो इसको आप यहाँ पे हटा दो तो ये आपका बन जाएगा 80। तो एस आ जाएगा आपका यहाँ पे 80 मीटर्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका यहाँ पे 80 ही रहने वाला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मिनिमम आप यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच का, वो आप यहाँ पे लेके चलते हो। और फिर आपसे बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, एक बार जाने में एक बार आने में। तो आने में और जाने में 80-80 करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, एस के, तो यहाँ पे 80 + 80 हो जाएगा, 80 जाने के टाइम और 80 आने के टाइम भी। तो यहाँ पे बेसिकली 160 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस होता है तो मिनिमम क्या हो गया, एक बार वो ऊपर चला गया, अब ऊपर के बाद वो वापस भी आ गया। तो यहाँ पे जहाँ से उसने शुरू किया और जहाँ पे उसने खत्म किया, अगर वो दोनों पॉइंट सेम होते हैं तो उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, टोटल डिस्टेंस आपका 160 मीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए एस था, एस आपका डिस्टेंस है जो यहाँ पे आप ऊपर तक गए,
और यहाँ पे आपसे बोला है टोटल डिस्टेंस निकालने को, तो जो आप यहाँ पे ऊपर गए हो तो उतना ही आपको नीचे भी आना है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 160 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे पता ही है, हम फर्स्ट चैप्टर्स पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो आपका होता है मिनिमम डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच का। तो वो आपका आ गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से उसने शुरू किया वहीं पे आके उसने अपनी जर्नी को यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ and the sun given that the mass of the earth is equals to 6 into 10 raised to power 24। तो हम यहाँ पे पहले लेके ही चल लेते हैं। तो देखो F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ पता ही है। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 होती है। फिर हमें यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे वो है अर्थ, तो अर्थ का हमें कितना दे रखा है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे देखो सन का कितना दे रखा है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 30, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हो गई। फिर आर हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, आर हमें यहाँ पे दे रखा है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 3.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता पा रहा हूँ, वरना आप यहाँ पे सॉल्व करो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.56 इंटू 10 टू 22। बस आपको डायरेक्टली बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद तो आपको सारी वैल्यू दे रखी है, आपको बस सिंपली पुट करना है। बस आपको एक कैपिटल जी की वैल्यू बस यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे हेनरी ने निकाली है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपसे बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, कि एक स्टोन है जो आप यहाँ पे नीचे फेंक रहे हो, ठीक है, एक स्टोन है जो आप यहाँ पे नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। जो यहाँ पे आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे जो वी होगा वो तो जीरो हो जाएगा, और यू आपका हो जाएगा यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ पे इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। इधर आप यहाँ पे जब ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, तो इस केस में आपका यहाँ पे यू हो जाएगा यहाँ पे जीरो, ठीक है। और हाइट आपको यहाँ पे दे रखी है, वो है आपकी यहाँ पे 100, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला देखो जो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर हम उसको देखते हुए चलते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर वाला स्टोन है, ठीक है, जब आप यहाँ पे ऊपर से जब फेंक रहे हो, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पे यू हो गया आपका जीरो, ठीक है। डिस्टेंस हमें यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं एक्स, और टाइम हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं टी, ठीक है। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट बस वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी आपका यहाँ पे पता है, आपको दे रखा है, हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं 10, तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई, पहली चीज़, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब आपके हम लोग बात करते हैं जो आप यहाँ पे स्टोन ऊपर फेंक रहे हो उसकी, ठीक है। तो इस केस में आपका यहाँ पे जो u है वो आपका है यहाँ पे 25, और जो आपका यहाँ पे d होने वाला है वो अब आपका यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि आपको टोटल 100 पता है, ठीक है। पर हमें यहाँ पे बेसिकली हमें वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ये दोनों जो आपके स्टोन्स है वो आके वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या फिर आप बोल लो मीट करेंगे, ठीक है। तो हमें इसलिए हमने यहाँ पे 100 ना लेके एक्स लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जब आप स्टोन ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, और नीचे से ऊपर वाले में आप 100 माइनस, हम लोग यहाँ पे 100 माइनस एक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे से ऊपर वाले में एक्स ले सकते हो और उल्टा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया। अब हमने यहाँ पे टी भी हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, यहाँ पे टी ले रखा है, टाइम जो हमने ले रखा है वो भी टी ले रखा है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट यही इक्वेशन आप यहाँ पे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे अब आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे आपका बन जाएगा तो 100 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 25t माइनस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 10, हमें यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे आ गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये वाली आपकी है यहाँ पे पहली इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जगह दे नहीं रखी है, तो यहाँ पे मैं वापस से आपके एनसीईआरटी में ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो हमने पहले क्या निकाला
एक्स हमारा आया था यहाँ पे 5t² और हमारा जो दूसरी वैल्यू आई थी वो हमारी यहाँ पे क्या आई थी, एक्स इज इक्वल्स टू 100+, ठीक है, 100 - 25, 100 - 25, और इसके बाद हमारा आया था यहाँ पे प्लस 100 - 25t + 5t², ठीक है। तो हमारी यहाँ पे आई थी 25t + 5t²। तो हमारी ये दो इक्वेशन थी, ये हमारी थी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और ये थी हमारी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पे क्या करो, x की जगह डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 5t²। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो 5t² इक्वल्स टू हो जाएगा 100 - 25t + 5t², ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 5t² कट जाएगा, 25 को आप उधर भेज दो तो 25 प्लस बन जाएगा, 25t इक्वल्स टू 100 हो जाएगा और t आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 सेकेंड्स, ठीक। तो बेसिकली आपका यहाँ पे तो 4 सेकेंड्स के बाद आपके जो स्टोन्स है वो आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करें तो x आपका यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं, अगर हमने यहाँ पे देखो ऊपर हमने यहाँ पे क्या लिया था, दूसरी इक्वेशन में हमने डिस्टेंस लिया था 100 - x का, है ना। तो अगर हम यही डिस्टेंस लेके चलते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो ये अगर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिया था 100 - x, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100 - 80 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 20 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारा 20 मीटर, 20 सेकेंड्स लिख दिया, 20 मीटर हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड 20 मीटर के डिस्टेंस पे बेसिकली यहाँ पे ये दोनों जो स्टोन्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस की फिर जो हमारे पास वैल्यू है वो एक दूसरे में पुट करी, वहाँ से हमें टी मिल गया। टी मिलने के बाद हमने यहाँ पे डिस्टेंस भी निकाल लिया 100 - x करके, ठीक है। अब x में आप डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि आपको t की वैल्यू मिल गई है ना, अगर देखो अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये 80 कहाँ से आया, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू पता है, यहाँ पे 5t² आपको दे रखी है, तो 5 इंटू और t हमने यहाँ पे निकाल लिया है 4, तो 4 का स्क्वायर आप यहाँ पे कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 × 16। तो इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेसिकली 80 मीटर्स हमारा यहाँ पे आया। तो x की वैल्यू हमारे पास हमें पता चल गई यहाँ पे 80 और 100 - x करोगे तो वो आ गया 20। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 4 सेकंड में आपके यहाँ पे जो पत्थर है आपका यहाँ पे मीट कर रहा है 20 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड अगर हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे 100 - x हम कौन सा लेके चल रहे हैं, जो हमने पत्थर नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे। तो 18 आपको देखो क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 18 आपसे बोल रहा है बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चल लेते हैं जी, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 10 ईजी बनाने के लिए कैलकुलेशंस को, और टी आपको यहाँ पे दे रखा है 6, ठीक है। फिर जो आपको यहाँ पे ऊपर जाते टाइम अगर हम यहाँ पे जैसे ले लेते हैं यहाँ पे यू अगर मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पे जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ जब फेंक रहे हैं तो मैं इसको ले ले रहा हूँ यहाँ पे टी डी, ये टी यू और ये टी डी, ठीक है। तो टी यू और टी डी जो बेसिकली होगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों को मिला के आपका टोटल 6 सेकेंड्स है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऊपर जाने और नीचे आने में सेम टाइम लगेगा, तो आपका यहाँ पे दोनों ही 3 सेकेंड्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब पहला देखो आपको क्या बोल रहा जा रहा है यहाँ पे पहले में, तो पहला आपसे बोल रहा है वेलोसिटी आपको यहाँ पे निकालनी है, तो द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, मतलब आपकी किस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे वो थ्रो हुआ। तो देखो जब यहाँ पे हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ हम फेंकेंगे तो हमारा जो v होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, है ना। ये तो हम इतने टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसको आप इस तरफ ले आओ, क्योंकि आपको यहाँ पे यही निकालना है, ठीक है, किस स्पीड से आपने बेसिकली आपने फेंका। तो हमने इसलिए यहाँ पे u को एक तरफ कर लिया और बाकी वैल्यूज़ को उधर कर दिया, क्योंकि हमें बाकी वैल्यूज़ की पता है यहाँ पे वैल्यूज़। तो v हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड फेंकते टाइम v हमारा यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। फिर g हमने यहाँ पे 10 ले रखा है, t हमारे पास यहाँ पे कितना आ रखा है, यहाँ पे 3 आ रखा है। तो u की हमारे पास वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मतलब कितनी मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पे वो गया, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्या इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो s इज इक्वल्स टू यू टी। यू आपको बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो टी डी होगा
वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे यूज़ करो, और आप मैक्सिमम हाइट कब यहाँ पे अचीव करोगे, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है चीज़। अब इक्वल आपका यहाँ पे इक्वेशन जो बनती है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आप यहाँ पे करोगे जी टी स्क्वायर, तो टी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी यू स्क्वायर हो जाएगा। यू मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन में जो टाइम लग रहा है, वो इससे हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हमारा आया 30, टी हमें दे रखा है 3 माइनस हाफ, जी हमारा है यहाँ पे 10, और टी है हमारा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस, ये आपका बन जाएगा 5 इंटू 9, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 मीटर आपका बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, दूसरे का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तीसरा आपसे क्या बोल रहा है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसकी क्या पोजीशन है ये आपसे बोल रहा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो सी पार्ट में आपको यहाँ पे टी आपको दे रखा है यहाँ पे 3 सेकेंड्स, जो आप यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रीच कर जा रहे हो, मैक्सिमम हाइट आप क्या कर जा रहे हो, यहाँ पे रीच कर जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होगा, बेसिकली यहाँ पे 1 सेकेंड्स के लिए हम जो डिस्टेंस लेके चल रहे हो, हम ले रहे हैं यहाँ पे वन टी, जो हम ले रहे हैं एस डैश ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 सेकेंड तक तो हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो अपना एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गया, क्योंकि आपको यही चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है कि 6 सेकेंड उसको पूरे लग रहे हैं नीचे से ऊपर फेंक के, ऊपर से फिर वापस नीचे आने में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अब हम टी यू हमने देखा और टी डी हमने निकाला, तो 3 सेकेंड हमारा यहाँ पे आ रहा था। तो 3 सेकेंड में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पे पहुँच चुका है। अब उसके बाद वो यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए और यहाँ पे वो चल रहा है, क्योंकि आपसे यहाँ पे बेसिकली 4 सेकेंड के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 3 सेकेंड तक वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गया, उसका 1 सेकेंड वो जब नीचे आ रहा होगा, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन लगा दो, एस इज इक्वल्स टू यू टी, और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे जो आपका जो टी होगा ना बेसिकली, तो अब आपका यहाँ पे जो टी होगा वो भी आपका यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन वाला होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा यू, और यहाँ पे अरे यार, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे यू माइनस हाफ जी टी ए, और यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। टी यू ए क्यों लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये टी यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, तो हमें यहाँ पे u ज़ीरो होगा, क्योंकि अब आपका यहाँ पे जो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपका जो u होता है यहाँ पे इस केस में, ये आपका u हो जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर आप यहाँ पे कर दो प्लस, प्लस आपने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो g होगा ना इस केस में आपका यहाँ पे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे प्लस में आ जाएगा ये पूरी वैल्यू। तो यहाँ पे बन जाएगा 10, जो आपकी जी की वैल्यू है 10 इंटू 1 ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका जो एस आएगा वो आएगा यहाँ पे 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि 1 सेकेंड में उसने यहाँ पे 5 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे 45 मीटर, यहाँ पे मतलब 45 मीटर क्या था हमारे यहाँ पे डिस्टेंस था, है ना। मतलब मैक्सिमम हाइट का जो यहाँ पे डिस्टेंस था कितना था, 45 था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 45 में से इस 5 को माइनस कर दो, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे 30, यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, कि हमने यहाँ पे जो आपको दे रखा है मैक्सिमम हाइट, हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में निकाल ली। जो हमारी यहाँ पे क्या आ रही थी, हमारी आ रही थी 45 मीटर। अब उसके बाद हमने यहाँ पे जब देखा, तो 1 सेकेंड में हम यहाँ पे 5 मीटर हमारे यहाँ पे डिफरेंस आया। तो जब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो 45 हमारा यहाँ पे जो आ रहा था, उस पे से हम यहाँ पे सिंपली 5 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्ट। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन में लगती है, तो ये आपकी लगती है वर्टिकल, वर्टिकली आप बोल लो या वर्टिकल बोल लो, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अगर आप यहाँ पे भी देखो, मान लो ये बीकर है आपका, ये पानी है, ठीक है। ये आपका पूरा पानी है, और यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ लगाएगा यहाँ पे mg, पर साथ ही साथ यहाँ पे भी इसकी फोर्स लग रही होगी, और यही फोर्स आपकी क्या होती है, बायएंड फोर्स होती है, ठीक है। बायएंड फोर्स होती है, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं बायएंसी, ठीक है। तो ये बायएंड फोर्स जो आपकी लग रही है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी यहाँ पे ये फोर्स लगती है, ठीक। फिर देखो 20 वाला आपको क्या बोल रहा है कि वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर।
अब इसका यहाँ पे क्या रीज़न होगा, उसका सिंपल आपका रीज़न होगा कि जो आपकी यहाँ पे डेंसिटी होगी, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे डेंसिटी होगी यहाँ पे प्लास्टिक की, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी होगी प्लास्टिक की वो आपकी क्या होगी यहाँ पे कम होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो ऑब्वियस सी बात है इस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या होता है, फ्लोट होता है आपके जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखो दो कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रही है। तो जब आपकी यहाँ पे डेंसिटी वाटर की जब ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपका यहाँ पे सिंक कर जाता है, ठीक है, सॉरी सिंक बोल रहा हूँ, यहाँ पे फ्लोट करता है, ठीक है, क्योंकि आपकी यही कंडीशन आपकी बन रही है जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये आपका फ्लोट करेगा। वहीं पे अगर मान लो आपका जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की, जब आपकी ये ज़्यादा हो जाती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो इस कंडीशन में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना यहाँ पे वो सिंक कर जाएगा, मतलब यहाँ पे वो डूब जाएगा। अभी हमने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे यही एक बेसिकली रीज़न है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है प्लास्टिक की वो आपकी यहाँ पे कम है वाटर की डेंसिटी से, इसलिए आपका यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो आपका पानी में फ्लोट करता है। अब 21 आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, 21 आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। तो हम यहाँ पे ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया और ये भी डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, वो होता है आपका यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों ही चीज़ दे रखी है। तो मास आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो डेंसिटी आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है आपका यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये आपका एक बेसिकली रियल फॉर्मूला होता है। इसकी मदद से हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 50, और आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 20। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगी यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी की यूनिट होगी वो होगी आपके यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका आंसर है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि क्या ये फ्लोट करेगा या फिर आपका ये सिंक करेगा। तो देखो जो आपका यहाँ पे सब्सटेंस है ना, ये अगर हम बात करते हैं जो भी आपका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डेंसिटी है बेसिकली ये आपकी यहाँ पे वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपकी जो वाटर की डेंसिटी है उससे ये ज़्यादा है, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये 1 से ज़्यादा है क्योंकि ये 2.5 है, तो यहाँ पे ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे ये सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। अब उसका लास्ट क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज में यहाँ पे पूछा गया है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील पैक्ड इज 350 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे भी आपसे बेसिकली डेंसिटी के बारे में ही बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पे वो भी लिख ले रहे हैं वापस से। तो एम अपॉन वी होती है, एम आपको यहाँ पे अगर हम लेके चले तो एम आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 500 दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है यहाँ पे 350। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तो आपकी आ गई यहाँ पे डेंसिटी, ठीक। अब देखो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे आगे अगर हम देखते हैं तो विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट। अब कितना यहाँ पे मास है जो यहाँ पे वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उसका, ठीक है। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है वो आपका कितना होने वाला है, वो आपका 350 सेंटीमीटर क्यूब ही होने वाला है। क्योंकि आपको यहाँ पे पता होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पानी में डालते हो, जो जो आपका पानी बाहर गिरता है वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट जो आप डाल रहे हो उसके उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे 350 हमें ऑब्जेक्ट का दे रखा है, तो जो आपका वाटर भी यहाँ पे डिस्प्लेस होगा वो भी आपका यहाँ पे इक्वल अमाउंट में होने वाला है, वो आपका होगा 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहीं पे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मास ही निकालना है। तो एम इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको यहाँ पे वाटर की दे रखी है 1, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 350 जो डिस्प्लेस हुआ। तो आपका जो मास हुआ, ठीक है, मास जो यहाँ पे मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर जो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, वो भी आ जाएगा आपका 350 ग्राम, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 350 ग्राम आ जाएगा। ये आपका यहीं पे आंसर है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, डेंसिटी निकाल ली 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें एक चीज़ पता है
और वो है आपकी यहाँ पे कि जो भी आपका डिस्प्लेस वाटर होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपके वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा वो बेसिकली आपके उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। तो हमें ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम 350 दे रखी है, तो यहाँ पे जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो भी 350 होने वाला है, और उसका हमें यहाँ पे मास निकालना है। तो हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखी है, वो है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको मास का फॉर्मूला पता है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन थे सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम यहाँ पे पीवाईक्यूज कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पीवाईक्यू आपको दे रखा है सीडीएस 2023 एग्जाम में आपका है, इफ द मून इज ब्रॉट क्लोजर टू द अर्थ सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे हाफ हो जा रहा है। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून वुड बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, मतलब जो आर है वो अब आपका हाफ हो गया, मतलब आर क्या हो गया आपका, r/2 हो गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो g m1 m2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बाय 4। अब 4 आपका यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, 4 g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू आपको यहाँ पे पता ही है, जो आपका यहाँ पे दे रखा है एफ। तो अब आपका यहाँ पे एफ डैश क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ, मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स आपका एफ हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एट इट्स फॉल। मतलब यूनिफॉर्म मतलब आप इसको मान लो कि कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, जब भी आप हम लोग यहाँ पे फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वो आपका होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले भी ये डिस्कस कर रखा है, जब आप यहाँ पे ऊपर वाली हाइट से जब आप यहाँ पे नीचे फेंकते हो अपने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उसी एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो आपका यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पर आपकी यहाँ पे जो स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की गिरने की, वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज होती है पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म क्या होने वाला है, यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स। अब आपसे यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि आपका जो स्मॉल जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो अर्थ सरफेस पे किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ रखा था थ्योरी क्लास में, वो था आपका यहाँ पे स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा था। अब यहाँ पे बेसिकली ये कैसे आया था, ये हमारा आया था जब हम यहाँ पे एम जी इक्वल्स टू, यहाँ पे जब हम ये करते हैं, ठीक है, ये जब हम करेंगे यहाँ पे बेसिकली ये आपका हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका है यहाँ पे वेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो m है वो m से कट जाएगा, तो g आपका आ जाएगा g इक्वल्स टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आया था, हमने यहाँ पे थ्योरी क्लास में हमने किया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली अगर देखो तो आपका जो स्मॉल जी है वो आपका मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ इट्स मास एंड रेडियस। अब देखो इसको ना आप जो आपका फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। फ्री फॉलिंग के केस में अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका जो भी मास हो ऑब्जेक्ट का उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में। Now, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन पता है, F इज इक्वल्स टू जी एम वन अपॉन एम टू, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, what would be happen to the gravitational force between the two object if the mass of one object is double। मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे twice of m1 हम यहाँ पे ले रहे हैं और m2 ले रहे हैं। फिर आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस भी जो है वो भी आपका यहाँ पे डबल हो जा रहा है। तो बेसिकली जो आपका r है वो ट्वाइस ऑफ r हो जा रहा है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ r का होल स्क्वायर आप जब करोगे तो f इक्वल्स टू यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे f इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ g m1 m2 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा 1/2 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, ये हमारी होती है यहाँ पे f। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका क्या बन जा रहा है, यहाँ पे फोर्स आपकी हाफ हो जा रही है, मतलब यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी फोर्स क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, 1/2 हो जा रही है। ना अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 9 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ
What would be its weight when the measured on the surface of a planet where the acceleration due to gravity is 9 times that on the surface of Earth? देखो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वेट ऑन अर्थ। आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे m इंटू जी ई। अब जी ई आपका हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर, ठीक है। अपॉन में हम ले रहे हैं उस प्लैनेट का, उस पर्टिकुलर प्लैनेट का जहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9 टाइम्स है। तो हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू एम हम लोग मान के चल ले रहे हैं, या फिर डब्ल्यू पी हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट जो भी आपको दे रखा है तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे पी ले रहे हैं। और ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे m इंटू जी पी, ठीक है। तो यहाँ पे मास तो आपका कुछ भी हो कांस्टेंट ही होता है, अभी हमने यहाँ पे इतनी बार डिस्कस किया, तो वो तो आपका कैंसिल आउट वैसे ही हो जाएगा। तो आपका ये क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, आप इक्वेशन डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू जी ई अपॉन जी पी, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पे ये चीज़ बन रही है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है लास्ट वाला, अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे वो 9 टाइम्स है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मतलब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जी ई हो जाएगा और अपॉन में 9 टाइम्स ऑफ जी ई, इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। क्योंकि जो आपका यहाँ पे दे रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट पे वो आपका 9 टाइम्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन अर्थ, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो गिवन है। तो उसकी मदद से हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लगाई और जी पी में हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे जो जी ई और जी ई है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू 1/9। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखते हुए मिलेगा आपका यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका आंसर सही होगा जहाँ पे वेट जो है आपका 9 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। मतलब जो आपका अर्थ पे वेट है उससे वो यहाँ पे 9 टाइम्स हो जा रहा है उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है द यूनिट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट के ऑफ स्प्रिंग इज। मतलब आपसे यहाँ पे बेसिकली यूनिट पूछ रखी है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग की। तो देखो आपको यहाँ पे इक्वेशन पता होगी एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स होता है ये, ठीक है। तो एक्स क्या होता है आपका यहाँ पे, बेसिकली वो होता है आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। के आपका होता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और आपका एफ तो होता है आपका यहाँ पे फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे पता ही होंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे के रिस्पेक्ट में अगर आप निकालोगे तो के इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एफ अपॉन एक्स, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे एफ की यहाँ पे यूनिट क्या होती है फोर्स की, वो होती है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट होती है, वो होती है आपके यहाँ पे मीटर। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर आपका बेसिकली आंसर होगा, वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 2। मतलब यहाँ पे बेसिकली आर जो है आपका ट्वाइस ऑफ आर हो गया। तो एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन अपॉन एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 2r इसमें पुट कर दो यहाँ पे, तो जी एम वन एम टू अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा जी एम वन एम टू अपॉन 4r स्क्वायर। और यहाँ पे आपको ये वाली जो पार्ट है इसकी तो वैल्यू आपको यहाँ पे पता ही है, वो है आपका यहाँ पे एफ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1/4f। मतलब जो आपका फोर्स है वो आपका डिक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को भी मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। मतलब आपका जो वेट होता है वो आप यहाँ पे कैसे निकालते हो, है ना। तो मान लो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपकी यहाँ पे नीचे की तरफ जो बेसिकली होती है यहाँ पे वेट लगता है वो होता है आपका यहाँ पे mg। आपको फॉर्मूला तो पता ही है। तो ये वेट जो है आपका एक टाइप का क्या होता है, ये भी आपका एक टाइप का फोर्स होता है जिसकी एसआई यूनिट क्या है यहाँ पे, वो है आपकी यहाँ पे न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा सी ऑप्शन द फोर्स दैट इज एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। मतलब आप ग्राउंड की तरफ जो फोर्स लगाते हो तो उसको हम बेसिकली हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ ही साथ जितने हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज थे, ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो मैं आपके लिए लेकर आया था वो हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर देना, वहाँ पे आपको इसकी पीपीटीज़ भी मिल जाएंगी, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी भी आपको यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी अगर आप वहाँ पे उस चैनल पे ज्वाइन कर जाते हो तो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।